हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल रूडिमेंटल क्लासेस। आप सबका एक बार फिर से इस चैनल पर स्वागत है। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं विज्ञान अध्याय 17 दैनिक जीवन में रसायन। यह अध्याय इसलिए चुना गया क्योंकि माह दिसंबर के सिलेबस में यह अध्याय सबसे पहले नंबर पे है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा जारी जो सिलेबस का डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें दिसंबर माह में आपको 3 अध्याय पूरे करने हैं, जिसमें दैनिक जीवन में रसायन, जैविक प्रक्रियाएं, पोषण, परिवहन, श्वसन, उत्सर्जन और हमारा पर्यावरण पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह, ये 3 अध्याय हमको पूर्ण करने हैं। तो और ये ब्लूप्रिंट है, तो मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि इस अध्याय से कितने नंबर का प्रश्न आने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तीसरे नंबर पे जो इकाई डिस्ट्रीब्यूट की गई है उसमें यहाँ से 8 नंबर के प्रश्न आएंगे, जिसमें 2 नंबर का एक प्रश्न, 1 नंबर के 2 प्रश्न और 2 नंबर का एक प्रश्न और 4 अंक का एक प्रश्न, यानी कि कुल यहाँ पर 8 अंक के प्रश्न जो हैं वो पूछे जाने हैं। तो ये ब्लूप्रिंट भी मैं आप लोग की सुविधा के लिए यहाँ पर दे दी हूँ, आप इसको जूम करके और इस स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। आज की क्लास में हम क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं ये देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे परिचय, कठोर जल एवं मृदु जल, जल की कठोरता के कारण, जल की कठोरता के प्रकार, कठोरता दूर करने की विधियाँ, पीने योग्य जल के गुण, उपयोग, जल प्रदूषण और अंत में नमक। इतने सारे टॉपिक हम इस वीडियो में पूर्ण करने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं। परिचय। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, दैनिक जीवन में रसायन। दैनिक जीवन में रसायनों के बिना जीवन की हम कल्पना ही नहीं कर सकते, क्योंकि रोज़ हम बहुत सारे रासायनिक यौगिकों का प्रयोग करते हैं, जैसे नमक, शक्कर, पानी, साबुन, टूथपेस्ट, डिटर्जेंट पाउडर, बहुत सारी चीज़ें हैं दैनिक जीवन में। हमारी दवाइयाँ, ये सब जो हैं वो रसायनों के प्रयोग से बनती हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे अकार्बनिक पदार्थ जैसे खाने का सोडा, बेकिंग सोडा, जिसका उपयोग बेकरी उद्योग में और अन्य खाद्य सामग्री में होता है। भवन निर्माण में जो सीमेंट, कपड़े उद्योग में प्लास्टिक, सीमेंट, कांच, दवाइयाँ, इन सभी क्षेत्रों में दैनिक जीवन में हमारे रसायनों का प्रयोग होता है। इस अध्याय में हम केवल कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक पदार्थों का अध्ययन करेंगे, जिसमें सर्वप्रथम आता है जल, जिसका सूत्र होता है H2O। मानव शरीर में जल लगभग 70% पाया जाता है और पृथ्वी के भी 3/4 भाग पर जल मौजूद है और पृथ्वी के तल से नीचे कुछ गहराइयों तक भी जल पाया जाता है। जैसा कि आप जानते हो कि जल सभी जीवों के लिए अत्यंत आवश्यक है। जल के बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते और पृथ्वी पर जल ठोस, द्रव, गैस तीनों प्रकार की अवस्थाओं में पाया जाता है। जल चूंकि अपने आप में बहुत सारे पदार्थों को घोल सकता है, इसीलिए हम इसे सार्वत्रिक विलायक के नाम से भी जानते हैं। अभी आपके बुक के बैक साइड में क्वेश्चन, मतलब चैप्टर पूर्ण होने के बाद लास्ट में एक क्वेश्चन दिया गया है कि बर्फीले प्रदेशों में झील या नदी के जल में जीव जंतु जीवित कैसे रहते हैं। तो यहाँ पर ये प्रश्न के पूछने का अर्थ ये है कि बर्फीले प्रदेशों में जहाँ पे तापमान बहुत कम चला जाता है, -10 डिग्री, 20 डिग्री, 40 डिग्री तक जहाँ पहुँच जाता है, तो वहाँ के नदी और झीलें जो हैं वो जम जाती हैं। तो जलीय जीव जंतु किस प्रकार जीवित रहते हैं, यह प्रश्न पूछना चाहता है। तो इसका उत्तर यह है कि जो बर्फ़ का घनत्व होता है वह जल से कम होता है, अर्थात उसकी संरचना इस प्रकार की होती है कि बर्फ़ का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है। प्रायः ठोस का घनत्व द्रव के घनत्व से अधिक होता है, परंतु बर्फ़ की संरचना इस प्रकार की होती है कि उसमें रिक्त स्थान बीच बीच में रहते हैं, इसीलिए बर्फ़ का घनत्व कम होने के कारण यह जल पर तैर सकती है। अब जो पृथ्वी के शीत क्षेत्रों में नदी और झील की सतह पर बर्फ़ जम जाती है, परंतु बर्फ़ की ऊपरी जो परत रहती है वो ऊष्मा के कुचालक की तरह व्यवहार करती है और बर्फ़ के नीचे मतलब निचली परतों में जल जो है वो द्रव अवस्था में ही बना रहता है, जिसका तापमान 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। तो इस प्रकार नीचे द्रव अवस्था में रहने के कारण जलीय जीव जंतु आसानी से यहाँ पर जीवित रह पाते हैं। नीचे का पानी क्योंकि धीरे धीरे ठंडा होता है, क्योंकि बर्फ़ की परत जो है वो कुचालक की भांति कार्य करती है, क्योंकि जल का जो है विशिष्ट ऊष्मा काफ़ी उच्च होता है, इसीलिए यह ना तो बहुत जल्दी ठंडी होती है और ना ही बहुत जल्दी गर्म होती है। इस प्रकार जलीय जीव जंतु इस जल में आसानी से जीवित रह सकते हैं। इस प्रश्न को आप अपने कॉपी में जरूर लिखिएगा, क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आसानी से इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। अगला टॉपिक है कठोर एवं मृदु जल। इसे मैंने क्वेश्चन के रूप में भी लिया है, क्योंकि ये प्रश्न के रूप में आता है, कठोर और मृदु जल किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर देख लेते हैं कि मृदु जल साबुन के साथ जल्दी और आसानी से झाग देता है,
जैसे कि वर्षा का जल, आसुत जल मतलब शुद्ध जल, जबकि कठोर जल साबुन के साथ देर से तथा बहुत कम झाग देता है, और ये जल के साथ केवल अवक्षेप बनाता है, झाग नहीं देता। जैसे प्रायः ये देखा गया है कि जो भूमिगत जल होता है वो कठोर होता है। ये प्रश्न का उत्तर यहीं पे पूर्ण हो जाता है। मैंने ये ग्रीन कलर में लिखा हुआ है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इस प्रश्न का उत्तर भी ज़रूर लिखिएगा। जल की कठोरता के प्रकार और कारण देख लेते हैं। तो जल की कठोरता दो प्रकार की होती है। पहली कठोरता है अस्थायी कठोरता। यह कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट के कारण होती है। हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3 ये जल में घुला रहता है, परंतु यह कठोरता आसानी से दूर की जा सकती है यदि हम जल को उबाल लें। तो उबालने पर जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो घुलनशील हाइड्रोजन कार्बोनेट हैं वह अघुलनशील कार्बोनेट में बदल जाते हैं। जैसे आपने कभी देखा होगा कि यदि आप जो बोरिंग वगैरह से जो पानी लेते हैं उसे आप उबाल दें तो उसके ऊपर वाइट कलर की एक परत जम जाती है, पतली सी परत जम जाती है, तो वो वास्तव में अघुलनशील कार्बोनेट होता है। तो ये यहाँ पे आप रिएक्शन भी देख सकते हैं। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जब इसे उबाला जाता है तो ये कैल्शियम कार्बोनेट जो कि अघुलनशील है, जल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में बाहर निकल आती है और ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो सफ़ेद अवक्षेप के रूप में बाहर निकल आता है। अगला है जल की अस्थायी कठोरता को हम चूने के पानी की निश्चित मात्रा के साथ मिलाकर भी दूर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के कारण जल जो है वो कठोर है। इसमें हम चूने का पानी जो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है के साथ मिलाने पर यह पुनः अभिक्रिया करता है और अघुलनशील कैल्शियम कार्बोनेट और जल में बदल जाता है। तो चूने की पानी की निश्चित मात्रा डालकर भी हम जल की अस्थायी कठोरता को दूर कर सकते हैं। जबकि जल की स्थायी कठोरता जो होती है, जिसे हम परमानेंट हार्डनेस बोलते हैं, यह कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट लवण के कारण होती है। तो यह कठोरता को हम उबालकर या चूने के पानी के द्वारा दूर नहीं कर सकते। इसके लिए विशेष विधियों का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी एक प्रश्न आता है कि कठोर जल साबुन के साथ झाग क्यों नहीं देता। अब हम ये तो जानते हैं कि ये झाग नहीं देता, परंतु यह झाग क्यों नहीं देता। तो साबुन जो है वो उच्च वसीय अम्लों का सोडियम लवण होता है, जैसे सोडियम स्टेरेट C17H35CONA। यह कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण के साथ क्रिया करके अघुलनशील अवक्षेप बना लेता है। यहाँ पे आप रिएक्शन में देख सकते हैं। ये देखिए, ये जो है C17H35COONA यह साबुन का सूत्र है, और ये जो M+ लिखा हुआ है ये कैल्शियम या मैग्नीशियम आयन होता है। तो ये इसके साथ क्रिया करता है और सोडियम आयन को बाहर निकाल देता है, और ये जो है अघुलनशील अवक्षेप बनते हैं। तो साबुन के थक्के बनते जाते हैं और बहुत सारा साबुन व्यर्थ चला जाता है, और कपड़े साफ होने के बजाय यह जो थक्के होते हैं यह कपड़े में चिपक जाते हैं और कपड़ा और मलिन हो जाता है। तो यह इस प्रश्न का उत्तर है। आप इसे भी अपनी कॉपी में लिखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है जल के मृदुकरण की आधुनिक विधियाँ। तो विपरीत परासरण विधि, जिसे हम कहते हैं आरओ। आरओ का अर्थ होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। आप लोगों ने देखा होगा आजकल घरों में आरओ लगा होता है, आरओ फिल्टर। तो घरों में जो ये आरओ फिल्टर लगा होता है वह इस सिद्धांत पर आधारित है कि जब दो विलयनों को एक अर्धपारगम्य झिल्ली से अलग कर दिया जाए तो तनु विलयन से विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली में से होते हुए सांद्र विलयन की ओर प्रवाहित होने लगते हैं। यह प्रक्रिया परासरण कहलाती है। ये परासरण की प्रक्रिया है, परंतु यहाँ पर हम कौन सी प्रक्रिया उपयोग में लाते हैं? विपरीत परासरण। तो यहाँ पे क्या किया जाता है? उच्च दाब का उपयोग करके सांद्र विलयन में से पानी के अणु को अर्धपारगम्य झिल्ली से पार कराया जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि आपके घर में जिस भी स्रोत से पानी आ रहा है उसमें से वो क्योंकि वो कठोर जल है तो उसमें कैल्शियम मैग्नीशियम के लवण घुले हुए हैं, तो वो सांद्र विलयन हुआ। तो उसी में से रिवर्स ऑस्मोसिस यानी कि विपरीत परासरण करा के जल के अणुओं को बाहर निकाला जाता है। तो इस प्रक्रिया में बहुत सारा पानी व्यर्थ चला जाता है, परंतु दूसरी ओर शुद्ध जल प्राप्त हो जाता है। एक और विधि होती है जिसे हम आयन विनिमय विधि कहते हैं। यह विधि बड़े पैमाने पर उपयोग में लाई जाती है कठोर जल को मृदुकरण करने के लिए, और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में भी इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि में सोडियम आयन युक्त रेजिन का प्रयोग करते हैं और कठोर जल को छानते हैं। तो कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो आयन होते हैं वो सोडियम आयन के द्वारा विस्थापित हो जाते हैं। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों की वजह से यह जल की कठोरता होती है। यदि उसे सोडियम आयन से रिप्लेस कर दिया जाए तो जल की कठोरता दूर हो जाती है और समय समय पर
इस रेजिन को बदला जाता है। हालांकि यह विधि का वर्णन बहुत लंबा चौड़ा है, इसका चित्र भी होता है, परंतु आप लोगों के सिलेबस में यह विधि केवल शॉर्ट में बताई गई है। आप जब कक्षा 11वीं में एस ब्लॉक के तत्व के अंतर्गत हाइड्रोजन पढ़ते हैं और जल के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पर आयन विनिमय विधि का विस्तृत वर्णन आता है, तो यहाँ पर आपको आवश्यकता नहीं है। पीने योग्य जल के गुण। जो पीने योग्य जल होता है वह रंगहीन, गंधहीन और रोगाणु रहित होना चाहिए। शरीर के लिए आवश्यक विलेय लवण की उचित मात्रा जरूर होनी चाहिए। यदि आप बिल्कुल अशुद्ध जल पिएंगे तो आपका शरीर कमजोर हो जाएगा। पीने योग्य जल का शोधन संयंत्रों में आवश्यकता अनुसार फिटकिरी, विरंजक चूर्ण, लाल दवा, क्लोरीन आदि के द्वारा किया जाता है। तो ये जो लाल दवा होती है ये पोटेशियम परमैंगनेट, ये जो लाल दवा लिखा है ना, ये पोटेशियम परमैंगनेट के द्वारा इसका हम शोधन करते हैं, क्योंकि ये एक अच्छा ऑक्सीकारक है। इसका उपयोग देख लेते हैं। वैसे तो इसका उपयोग सभी सजीवों के लिए अत्यंत आवश्यक है, परंतु इसके अलावा भी इसके बहुत सारे उपयोग होते हैं। यह विलायक के रूप में कृषि में, उद्योगों में, साफ सफाई में, भाप इंजन, बॉयलर, कूलर आदि इन सभी जगहों पर इसका प्रयोग किया जाता है। एक और भी प्रश्न आता है कि जल का प्रयोग सिकाई के लिए क्यों करते हैं, तो इसका विशिष्ट ऊष्मा अधिक होने के कारण इसका उपयोग सिकाई करने के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है जल प्रदूषण। तो जल की भौतिक, रासायनिक और जीवी विशेषताओं में हानिकारक प्रभाव उत्पन्न करने वाले परिवर्तन को हम जल प्रदूषण कहते हैं। जल प्रदूषण से अभिप्राय जल निकायों जैसे झील, नदी, समुद्र, भूजल के संदूषित होने से, मतलब जल का दूषित हो जाना ही जल प्रदूषण कहलाता है। ये इस निकायों के सजीवों को प्रभावित करता है और न सिर्फ सजीवों बल्कि ये संपूर्ण जैविक तंत्र के लिए काफ़ी विनाशकारी और हानिकारक होता है। जल प्रदूषण के क्या क्या कारण है ये देख लेते हैं। सबसे पहला कारण है औद्योगिक कूड़ा, जो नदियों, झीलों आदि में विसर्जित कर दिया जाता है। दूसरा है कृषि क्षेत्र में अनुचित गतिविधियां, अर्थात यहाँ पर बहुत ज़्यादा रसायनों का प्रयोग किया जाता है जिससे भूगर्भीय जल प्रदूषित हो सकता है। धार्मिक और सामाजिक रीति रिवाज जैसे पानी में शव को बहाना, नहाना, कचरे फेंकना आदि के कारण भी जल दूषित होता है। जहाज़ों से होने वाला तेल रिसाव, एसिड रेन, वास्तव में यह वायु प्रदूषण का द्वितीयक प्रभाव है जिससे जल प्रदूषण भी होता है, अर्थात अम्लीय वर्षा होती है। ग्लोबल वार्मिंग, औद्योगिक कचरे के निपटन की अपर्याप्त व्यवस्था, इन सभी कारणों से जल प्रदूषित होता है। अब जल प्रदूषण को रोकने के हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं ये देख लेते हैं। जल प्रदूषण को रोकने के बहुत सारे उपाय किए जा सकते हैं, जैसे मल, घरेलू त्याज्य पदार्थ, कूड़े करकट आदि के वैज्ञानिक परिष्कृत साधनों के द्वारा निकास होना चाहिए। विशिष्ट विष, विषाक्त पदार्थों के फिल्ट्रेशन यानी कि अवसादन और रासायनिक क्रियाओं द्वारा बहिर्स्रावों को नदी और जल के अन्य स्रोतों में नहीं मिलाना चाहिए। ये सब चीज़ रोकना चाहिए। कुआं, तालाब आदि जल स्रोतों में कपड़े धोना, अंदर घुसकर पानी लेना, पशुओं को नहलाना, मनुष्यों को नहाना, बर्तनों को साफ करना, ये सारी चीज़ों पर प्रतिबंध लगना चाहिए और इसका कठोरता से पालन किया जाना चाहिए। कुआं और तालाबों में अन्य जल स्रोतों से प्राप्त जल का जीवाणुनाशन किया जाना चाहिए। मानव को जल प्रदूषण के कारणों, दुष्प्रभावों, रोकथाम की विभिन्न विधियों के बारे में जानकारी देकर जागरूक बनाएं। हम चाहे कितने भी उपाय कर लें, लेकिन यदि मानव जागृत नहीं है, उसे पर्याप्त विधियों का, दुष्प्रभावों का पता नहीं है, तो ये सारे उपाय जो हैं वो निष्फल हो जाएंगे। पर्यावरण संरक्षण की चेतना का विकास पर्यावरणीय शिक्षा के माध्यम से कराया जाना चाहिए। जल स्रोतों में इस प्रकार की मछलियों का पालन करना चाहिए जो जलीय खरपतवार का भक्षण करती हों। देखिए यहाँ पर मैंने बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हैं, आपको इतना सब पॉइंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप इनमें से कोई भी अच्छे से 4 से 5 पॉइंट्स नोट करके अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, जल स्रोतों का समय समय पर जांच, सफाई, सुरक्षा करवाना चाहिए। सिंचाई वाले क्षेत्र में क्षारीयता, लवणीयता, अम्लीयता आदि से निपटने के लिए पर्याप्त प्रबंधन का प्रयोग किया जाना चाहिए। आप इनमें से कोई भी 5 पॉइंट अपनी पसंद का नोट करके बना सकते हैं। यह आपको जल प्रदूषण के ऊपर निबंध लिखने में भी काम आएगा। लास्ट टॉपिक है साधारण नमक, NaCl, जिसका सूत्र होता है, जिसे हम साधारण नमक के नाम से जानते हैं। इसका प्रमुख स्रोत जो है वो समुद्री जल है। समुद्र के खारे पानी में लगभग 30 से 35 ग्राम प्रति लीटर नमक पाया जाता है। नमक का निर्माण हमको अलग से नहीं करना पड़ता, बल्कि समुद्री जल को ही उथले गड्ढों में इकट्ठा कर देते हैं और सूर्य के प्रकाश में यह वाष्पीकृत हो जाता है और वाष्पीकृत होने के बाद कच्चा नमक जो है वो शेष रह जाता है। परंतु यह नमक अशुद्ध होता है क्योंकि इसमें सोडियम क्लोराइड के अलावा अन्य प्रकार के लवण और कुछ और भी पदार्थ पाए जाते हैं, रेत वगैरह। तो इसे फिर शुद्ध करके क्रिस्टलीकृत करके प्रयोग में लाया जाता है। यहाँ पर एक प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि नमक में पोटेशियम आयोडेट क्यों मिलाया जाता है, पोटेशियम आयोडाइड। तो
आयोडीन जो होता है ये मानव स्वास्थ्य के में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। इसकी कमी से घेंघा रोग उत्पन्न होता है, इसीलिए आयोडीन युक्त बनाने के लिए उसमें थोड़ी मात्रा में पोटेशियम आयोडाइड मिला दी जाती है। मनुष्य की श्वास नली के दोनों ओर द्विपिंडक रूप में एक थायराइड ग्रंथि पाई जाती है जो थायरोक्सिन हार्मोन का स्रावन करती है। यह सामान्य वृद्धि, विकास, हड्डी, बालों आदि के विकास के लिए अनिवार्य होता है, परंतु इस हार्मोन में आयोडीन की अधिक मात्रा होती है, अर्थात इसके निर्माण के लिए आयोडीन अति आवश्यक है। तो यदि आयोडीन की मात्रा कम हो तो यह हार्मोन बनाने की गति को बढ़ाने के प्रयास में यह ग्रंथि बढ़ जाती है, जिससे गला बहुत मोटा हो जाता है, जिसे हम घेंगा या गलकंड के नाम से जानते हैं। इसका उपयोग नमक की उचित मात्रा भोजन में अति आवश्यक है, परंतु यदि इसकी अधिक मात्रा हो तो यह उच्च रक्तचाप और कम मात्रा हो तो निम्न रक्तचाप को जन्म देती है। पैकेट बंद नमकीन पदार्थ जैसे चिप्स आदि में भी नमक की बहुत अधिक मात्रा होने के कारण यह स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद हो सकती है और नमक का प्रयोग परिरक्षक के रूप में किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि अचार आदि में बहुत अधिक मात्रा में नमक डाला जाता है, तो ये ना बैक्टीरिया को पनपने से रोकता है। बहुत सारे पदार्थों के उत्पादन में कच्चा पदार्थ जैसे कास्टिक सोडा, बेकिंग सोडा, धावन सोडा, विरंजक चूर्ण आदि को बनाने के लिए नमक कच्चा पदार्थ के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। नमक और शक्कर के पानी के घोल से शरीर के डिहाइड्रेशन रोग के प्राथमिक उपचार की जाती है, जिसे हम ORS घोल के नाम से भी जानते हैं। एक प्रश्न जो आपकी पुस्तक में दिया हुआ है कि नमक के 2 प्राकृतिक स्रोत लिखिए, तो 2 प्राकृतिक स्रोत वही हैं। पहला है समुद्री जल और दूसरा है नमक की खदान। कुछ भागों में नमक की खदान पाई जाती है, परंतु ऐसा माना जाता है कि यह नमक की खदान भी समुद्री हिस्से के सूख जाने से ही बना हुआ है। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे बेकिंग सोडा, जिसे खाने का सोडा भी कहते हैं, धावन सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, विरंजक चूर्ण, सीमेंट और उपरोक्त सभी के बनाने की विधि और गुण और उपयोग। सो थैंक यू, कीप वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। आगे भी हम आपके काम के वीडियोस लाते रहेंगे और आगे और अधिक जानकारी के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहें और इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नए अपडेट्स टाइम पर मिलते रहें। थैंक यू, कीप वॉचिंग।